हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एडुकृति पर। और आज से हम जो यूनिट 10 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण आयोग हमें इसमें कवर करना है। तो इसी आयोग की श्रृंखला को मैंने बढ़ाते हुए आज संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसको मैंने 3 डायमेंशंस पे कवर करवाने की कोशिश की है। सबसे पहले अपन को इसमें कवर करना है कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी, कि क्यों आयोग की आवश्यकता हुई, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देन उसके बाद अपन आएंगे, मैंने इसमें मोस्टली जो डायमेंशन क्लियर किए हैं वो फैक्ट्स रिलेटेड है, तो सारे फैक्ट्स इसमें कवर करवाने की कोशिश की है मैंने। और भी कुछ फैक्ट्स अगर आपको एक्स्ट्रा लगते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। देन उसके बाद अपन क्विज सेशन इसका ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं या नहीं। तो कंटिन्यू करते हैं आज के आयोग को। तो आज हमें पढ़ना है मेनली संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग को। तो सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। ये सामान्य जानकारी मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझाई है, लेकिन सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बता देते हैं कि संवैधानिक आयोग बना है तो इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो सबसे पहले अपन पृष्ठभूमि इसकी डिस्कस कर लेते हैं। पृष्ठभूमि में मैंने जब से मतलब ब्रिटिशर्स टाइम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तब से लेके अभी तक जो इसकी पृष्ठभूमि रही है कि आयोग की आवश्यकता क्यों हुई, वो सारा कवर करवाने की कोशिश की है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कार्नवालिस कोड, जो 1793 में कार्नवालिस कोड आया था। ये यहाँ पे ईयर भी आप ऐड कर लेना, 1793 कार्नवालिस कोड आया था, जिसमें मुख्य रूप से न्याय एवं प्रशासन की बारे में प्रथम बार चर्चा की गई थी। इसीलिए कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्नवालिस को कहा जाता है। देन उसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, जो कि सिलेक्टेड जो एस्पिरेंट्स रहते थे ऑफिसर्स, उनको ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। देन 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हैलीबरी में की गई, वो भी इसीलिए की गई थी। देन उसके बाद 1833 में धारा 87 द्वारा समानता स्थापित की गई। समानता का मतलब यहाँ पे ये था कि पहले ब्रिटिशर्स और इंडियंस में के बीच में मतलब एग्ज़ाम में सम्मिलित होने के लिए या फिर मतलब इसमें अधिकारी बनने के लिए समानता नहीं थी, तो धारा 87 द्वारा समानता लाई गई। 1854 में मेघालय समिति बनी, जिसका बेस पर मेघालय समिति ने अनुशंसा की कि प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाए इन पदों पर भर्ती हेतु। तो फिर उसके बाद इसी बेस पर 1855 में लंदन में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। उसके बाद 1855 के बाद अगर बात करते हैं तो ये फैक्ट्स यहाँ से बहुत ही कॉमन फैक्ट है, जो कि क्वेश्चन बनने लायक है यहाँ से। तो 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, वो प्रथम भारतीय थे जो कि इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होकर सिलेक्ट हुए थे। ये फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद 1886 में एचिसन आयोग बना लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, जिसने आयोग की मतलब आवश्यकता महसूस की कि इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक आयोग अलग से होना चाहिए। देन उसके बाद 1912 में इंसलिंगटन आयोग बना हार्डिंग द्वितीय के समय पे। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, छोटे छोटे फैक्ट से, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी के बेस पर, इंसलिंगटन आयोग के बेस पे 1922 में भारत में पहली बार इलाहाबाद में परीक्षा आयोजित की गई, और इसी समय लंदन में भी परीक्षा आयोजित की गई। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि मैंने इसमें नीचे कवर करवाया है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सबसे मेनली जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। 1924 में ली आयोग बना था, तो ली आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये मोस्ट कॉमन फैक्ट है, और यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% बनते हैं कि 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की अनुशंसा पर ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद बात आती है 1935 के भारत शासन अधिनियम की। इसके तहत क्या किया गया कि केंद्र हेतु फेडरल सर्विस कमीशन का गठन किया गया, और राज्य हेतु प्रांतीय लोक सेवा आयोग का अलग से गठन कर दिया गया। तो ये यहाँ पे देख सकते हो फेडरल सेवा आयोग का। और उसके बाद जो हमारा संविधान जब से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, तब से संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि संवैधानिक आयोग है हमारा, और 26 जनवरी 1950 से संघ लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया पूर्णतः। और इससे रिलेटेड अपन को अभी तक जो है 3 समितियाँ याद रखनी है, जिसमें से 1976 में कोठारी आयोग बना, जिसने त्रिस्तरीय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू त्रिस्तरीय परीक्षा आयोजित कराने की अनुशंसा किसके द्वारा की गई, तो ये आपको याद रखना 1976 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिस्तरीय परीक्षा कराने की अनुशंसा की गई। उसके बाद अपन बात करते हैं 1989 में सतीश चंद्र समिति बनी, जिन्होंने
मतलब मेंस का जो पेपर होता है इसमें निबंध वाला जो टॉपिक है, निबंध वाला जो पेपर है वो इनकी अनुशंसा पर ही ऐड किया गया। देन उसके बाद 2004 में होता समिति ऐड किया गया। होता समिति आई थी उन्हीं की अनुशंसा पर, जो अपन प्रीलिम्स एग्जाम में सी सेट का पेपर जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो एप्टीट्यूड टेस्ट की अनुशंसा होता समिति के द्वारा ही की गई जो 2004 में बनी थी। तो ये बेसिक पृष्ठभूमि, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, जिससे आपको एक समझ विकसित हो गई है कि संघ लोक सेवा आयोग का इतिहास क्या रहा है, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, कब से बना है। तो इसके बाद अपन इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं जो कि कॉमन फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है जिसके वर्णन जो है भाग 14 में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक माइनर डिफरेंस है जो कि मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जब पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम गठन यहाँ पे मैंने बताई दी आपको 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसका वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब से हमारा संविधान बना है तब से इसके वर्तमान स्वरूप को जाना जाता है संघ लोक सेवा आयोग के रूप में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है। सदस्य संख्या इसकी 10 यहाँ पे गलत टाइप हो गई है, इसकी सदस्य संख्या कोई निर्धारित नहीं है, ये आपको यहाँ पे याद रखना, निर्धारित नहीं है। इसकी सदस्य संख्या निर्धारित करने का कार्य राष्ट्रपति का है। तो ये आपको फैक्ट्स यहाँ से याद रखना है, उसे मैं नीचे फैक्ट्स कवर करवाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो आइए अपन इसके सारे फैक्ट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अपन संवैधानिक आयोग है तो इसके अनुच्छेद ही डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि संघ तथा राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग होगा। मतलब ये यहाँ पे राज्य संघ लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 316 के तहत सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल क्या रहेगा। अनुच्छेद 317 के अकॉर्डिंग सदस्य की बर्खास्तगी और निलंबन, मतलब इनको कैसे प्रकार हटाया जा सकता है और किस प्रकार नियुक्त किया जा सकता है उससे संबंधित यहाँ पर वर्णन किया गया है। 318 से बात करें तो सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति इसमें बताई गई है। 319 के तहत सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर रहने पर रोक के बारे में बताया गया है। इसके बारे में मैंने नीचे फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया है, तो मैं वहाँ पे समझाऊंगा, तभी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि सदस्य क्या बन सकता है, मतलब पुनर्नियुक्ति हेतु कौन क्या मतलब रहता है। तो आर्टिकल 320 में आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है कि आयोग बना है तो इसके क्या क्या कार्य रहते हैं। 321 में कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, मतलब जो आयोग के कार्य हैं उनको विस्तारित करने की शक्ति भी 321 के अकॉर्डिंग दी गई है। और 322 में बताया गया लोक सेवा आयोग का खर्च, इससे रिलेटेड जो भी खर्च रहता है वो किस पर निर्भर रहता है, भारत की संचित निधि पर निर्भर रहता है, उसके बारे में आर्टिकल 322 में वर्णन किया गया है। और 323 में लोक सेवा के प्रतिवेदन जो राष्ट्रपति को सौंपते हैं संघ लोक सेवा आयोग, उसके बारे में आर्टिकल 323 में वर्णन किया गया। तो ये यहाँ से सारे फैक्ट्स आप आर्टिकल्स पढ़ ही लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। तो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बन सकते हैं इससे। फैक्ट्स सारे मैंने बहुत करवाने की कोशिश की है, तो आप इन फैक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैंने सारे फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट आता है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। तो आपको याद रखना है ली आयोग 1926, जो कि मैंने आपको बता दिया है, बार बार एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। फेडरल सर्विस कमीशन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। संघ लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं मोस्ट कॉमन फैक्ट है, इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। तो प्रथम अध्यक्ष सर रोस बारकर थे। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको याद रखना है कि HK कृपलानी जो है प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे संघ लोक सेवा आयोग के। देन उसके बाद अपने पास नेक्स्ट फैक्ट आता है संघ लोक सेवा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज मिलियन बेथ्यू, ये आपको याद रखना है फैक्ट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस, रोज मिलियन बेथ्यू। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो JM कुरैशी को संघ लोक सेवा आयोग जो थे का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष JM कुरैशी जी थे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यह भी आपको यहाँ से याद रखना है कि प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है सभी सदस्य एवं अध्यक्षों की। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 6 वर्ष होता है और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ये सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं।
यही माइनर डिफरेंस है। आप राज्य लोक सेवा के बारे में पढ़ाऊँगा तो यही एक माइनर डिफरेंस है कि वहाँ पे 6 वर्ष के अलावा 62 वर्ष की आयु तक ही बन सकते हैं। तो यहाँ पे 665 रूल्स और यहाँ पे 662 रूल्स होगा। तो मैं राज्य लोक सेवा के जब फैक्ट्स पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको कवर करवा दूंगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को द्वारा। जैसे मैंने बताया, नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और हटाया भी राष्ट्रपति द्वारा ही जाता है। अब उसके बाद अपने सारे फैक्ट्स आ रहे हैं तो ये भी आपको डिस्कस करना है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों को किसके द्वारा हटाया जाता है? रिपीट हो गया है, राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। संघ लोक सेवा के सदस्य व अध्यक्षों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मोस्टली इसमें राष्ट्रपति द्वारा ही सब कुछ होता है, तो आपको इतने मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आगे जो आयोग आएंगे उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको कवर करवाऊंगा। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते किस पर निर्भर रहते हैं? जैसा कि अपन ने आर्टिकल में पढ़ा था, भारत सरकार की संचित निधि पर ये वेतन भत्ते इनके निर्भर रहते हैं। और संघ लोक सेवा के सभी सुझाव किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब एक सलाह के रूप में कार्य करता है भारत सरकार के। राष्ट्रपति कुछ भी सलाह ले सकता है, लेकिन इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो ये अपन को यहाँ से याद रखना है कि इनके सुझाव केवल सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल जो जिनसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बने हैं सारी टेस्ट सीरीज में भी, तो उससे भी बता देता हूँ कि संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 320 में, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था अभी, 320 में इनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। और सदस्य एवं बर्खास्तगी व निलंबन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 317, आर्टिकल 317 है, इसमें इनकी बर्खास्तगी व निलंबन से संबंधित है। और किस अनुच्छेद के आधार पर प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है? तो अनुच्छेद 323 के तहत, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी जी है, तो ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बन सकता है करंट रिलेटेड कि संघ लोक सेवा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी है। अब हम इसके बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जो है मोस्टली किन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है? तो इसके अकॉर्डिंग जो है 3 सेवा रहती है। सबसे पहले IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। 1950 में ये सर्विस इसमें आई थी संघ लोक सेवा के अंतर्गत सर्वप्रथम। इसका प्रशिक्षण जो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में दिया जाता है, जिसे शॉर्टकट में लवासना के नाम से जाना जाता है। लवासना में जो है IAS की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय पुलिस सेवा IPS, जो कि 1948 में इसका गठन किया गया। इसके जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। और इसका प्रशिक्षण कहाँ पे होता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में इसका प्रशिक्षण होता है। उसके बाद जो लास्ट में अस्तित्व में आई थी भारतीय वन सेवा 1966 में अस्तित्व में आई, इसके जनक डाइट्रिच बेडिस को कहा जाता है। और इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, मतलब देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग होती है, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट एकेडमी है, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है देहरादून में। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि भारत में पहली बार लोक सेवा की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम लोक सेवा की स्थापना की गई। और संघ लोक सेवा इनमें से किन वर्गों की परीक्षा आयोजित करता है? तो अभी हमने बताया अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि 3 होती हैं, 3 प्रकार की होती है। केंद्रीय सेवाएं और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी उनके लिए लोक सेवा कंडक्ट भी संघ लोक सेवा की करवाता है। तो पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ किन 2 शहरों में आयोजित की गई थी? तो ये अपन ने अभी डिस्कस किया था लास्ट जब प्लस 2 में पढ़ा रहा था कि लंदन और इलाहाबाद में 1922 में इसके बारे में जो है प्रथम बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ आयोजित की गई थी 2 शहरों में। तो ये फैक्ट कॉमन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सारे फैक्ट्स को मतलब क्वेश्चन बनने के लिए ही मैंने इसे निकाले हैं, तो वही मैंने फैक्ट्स करवाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाए हैं। और मेरा मेन मोटो यही है कि सारे फैक्ट्स आपके कवर करवा दूँ मैं। तो इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट में बात करते हैं, किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा का नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया? तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? तो 3 है, अभी पढ़ा था, IAS, IPS, IFS, ये आपको याद रखना है इसमें।
संविधान लागू होने के समय संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन थे, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि लागू होने के समय RN बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे फैक्ट्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संविधान लागू होने के समय संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन थे, तो RN बनर्जी थे, ये आपको इसमें याद रखना है। और प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, तो ये आपको याद होगा ही सही, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को है जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, 21 अप्रैल क्वेश्चन बन सकता है, तो 21 अप्रैल आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, अभी अभी आपको पढ़ा है सरदार पटेल को। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की बात हो रही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, तो उसके जनक सरदार पटेल को ही माना जाता है। और सिविल सेवा का जनक मैंने आपको बताया था, कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया था, उसी के बेस पर जिसमें न्याय एवं प्रशासन के बारे में प्रथम बार आवश्यकता महसूस की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उसके बाद भारतीय वन सेवा का सृजन किस वर्ष हुआ, रिसेंटली पढ़ा है अपन 1966 में, 1966 में इसका जो है सृजन हुआ था। अध्यक्ष सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है, तो ये भी अपन को याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना जरूरी है राष्ट्रपति को। और सुप्रीम कोर्ट अगर सलाह दे देता है कि हाँ इनको हटाना है, तो इसके लिए फिर प्रेसिडेंट बाध्य होता है इनकी सलाह मानने के लिए। ये आपको यहाँ से याद रखना है कि वो बाध्य होता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी है तो अब अपन को मानना ही पड़ेगी। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ये फैक्ट्स यहाँ पे सारे संघ लोक सेवा से रिलेटेड फैक्ट्स कवर करवाए हैं। उसके बाद भी अगर कुछ फैक्ट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अलग से PDF बना के सारे फैक्ट्स इंक्लूड करके आपको PDF शेयर कर दूँगा। अब अपन इसके बाद बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का। तो राज्य लोक सेवा आयोग में मध्य प्रदेश लोक सेवा के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, ये अपन को याद रखना है। इसमें 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा का गठन किया गया और इसके अकॉर्डिंग 1958 में प्रथम परीक्षा आयोजित की गई। ये पूरा संवैधानिक आयोग है, इसका वर्णन उसी में मैंने आपको बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 में किया गया है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा का मुख्यालय जो है इंदौर में है। इसके प्रथम अध्यक्ष DB रेंगे थे, ये आपको यहाँ से याद रखना है। और वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे हैं, सभी जगह दिया गया, लेकिन मैं इस पर मेरा व्यू देता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है कि पूर्णकालिक सदस्य अभी वर्तमान में कोई नहीं है। भास्कर जी चौबे का नाम जरूर था, लेकिन पूर्णकालिक सदस्य नहीं होने के लिए एक एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया है मोहम्मद रफ़ीक को। तो वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो एक्टिंग चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक MPPSC के अध्यक्ष हैं। और इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में कि राज्य लोक सेवा की जो माइनर डिफरेंस की मैंने बात की थी वो यहाँ पे आ गया है कि राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। वहाँ पे 665 का रूल्स था, मैंने आपको बताया है कि ये माइनर डिफरेंस इसके बीच में ही है। और यहाँ पे 662 का डिफरेंस है। और ये जो है राज्यपाल को त्यागपत्र देकर पद त्याग कर सकते हैं, मतलब जो गवर्नर रहता है स्टेट का, राज्य लोक सेवा के जितने भी सदस्य अध्यक्ष है वो इनको त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिन आधार पर संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। ये आपको यहाँ से याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम एज UPSC। उनके वेतन भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि पर निर्भर रहते हैं। वहाँ पर अपन ने पढ़ा था केंद्र भारत सरकार की संचित निधि पर रहते हैं, और राज्य लोक सेवा की बात करें तो राज्य की संचित निधि पर भारित रहते हैं। ये अपन ने मध्य प्रदेश लोक सेवा के बारे में पढ़े हैं। और इनके बाद जो है मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कि पद मुक्ति के बाद क्या कार्य रहते हैं। ये MPPSC में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ, तो उसकी लिस्ट में अभी से मतलब 1 नवंबर 1956 से लेकर अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं उन सारी अध्यक्ष की मैं लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। और उसके बाद अपन बात करते हैं पद मुक्ति के बाद कार्य करने के लिए कौन एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे आपको समझने लायक बात रहेगी, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि UPSC का जो अध्यक्ष होगा वो अपने कार्य मतलब अवधि के बाद मतलब पुनः नियुक्ति तो कहीं पात्र नहीं होगा, कहीं कार्य नहीं कर सकेगा। और जो सदस्य होगा UPSC का अध्यक्ष बन सकेगा, क्योंकि सदस्य है तो बेस बात है वो
हायर पोस्ट के लिए जा सकता है तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकेगा, और किसी राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, और राज्य लोक सेवा का सदस्य भी बन सकता है यूपीएससी का जो सदस्य है वो। तो ये अपन को यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाया, क्योंकि फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अब स्टेट पीएससी की बात करते हैं, मतलब राज्य लोक सेवक का अध्यक्ष क्या बन सकता है। तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकेगा, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, और किसी अन्य राज्य में पीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। पुनर्नियुक्ति तो पूरी तरह से एलिजिबल रहता है। और सदस्य अगर की बात करें तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, वो यूपीएससी का सदस्य भी बन जाएगा। किसी अन्य राज्य में पीएससी का अध्यक्ष वो बन सकता है, और उसी राज्य में पीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। तो ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा। तो यहाँ से मैंने पद मुक्ति के बाद जो इनके कार्य क्या रहते हैं उसके बारे में आपको बता दिया है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक इसका था, संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग का। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और कुछ मिस्टेक्स रहती है तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये फैक्ट्स रह चुका है, तो मैं ज़रूर उनको पीडीएफ फॉर्म में इंक्लूड कर दूंगा। तो ये हमने आज 2 आयोग कंप्लीट कर लिए। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है जिनसे क्वेश्चन बनने के, वो मैंने इसमें कवर करवाने की कोशिश की है। इसके बाद मैं शाम को अपने टेलीग्राम क्विज़ ग्रुप पर क्विज़ सेशन ऑर्गेनाइज करूँगा, जिसके बेस पे आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ हमने जो पढ़ा है उससे हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला आयोग जो भी आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कंटिन्यू हमारे साथ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।